नमस्कार भैया। आज के वीडियो में एक से एक बढ़ कर के सवाल लोगों ने किए हैं और एक्चुअली जैसा कि ये बातें और क्वेश्चन आंसर्स का सीरीज़ मैंने शुरू की है, तो वहाँ पर बातें करने के लिए कोई ना कोई टॉपिक मुझे हर हफ्ते में मिल ही जाता है। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब सुनाता हूँ मैं आपको। अक्की जी हैं जो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर, जैसा कि आपका पॉइंट था कि पावर के हिसाब से TPA 3116 विनर है, बट मुझे लगता है कि आपको भी TDA 2030 साउंड क्वालिटी में पसंद आई होगी। तो हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली इस बात पर मैं ये कहूँगा कि साउंड क्वालिटी के मामले में अगर हम जाएं तो जो TDA 2030 है, क्लास AB एम्पलीफायर है, वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स का सेपरेशन वगैरह है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन सुनाई देता है। बट हाँ, मैंने कहा कि वो पावर के हिसाब से विनर है। जो हमारा TPA 3116 है वहाँ पर पावर हमें थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है, पावर के हिसाब से देखा जाए तो वो विनर ही कहलाएगा। बट अच्छा, अभी यहाँ पर जो दूसरी मज़ेदार बात, जो अब आगे बढ़ते हैं, वैसे मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपके इंस्टाग्राम पे मैंने आपकी कई सेलिब्रिटीज़ के साथ फ़ोटो देखे हैं। कुछ में ऐसा लगा कि सेलिब्रिटीज़ ने आपके साथ फ़ोटो खिंचवाई और कुछ में लगा कि आपने किसी को रेस्पेक्ट दी। जैसे आपकी फ़ोटो रेखा जी के साथ। उस फोटो के पीछे की कहानी सुनना चाहता हूं। मुझे यकीन है आपके सब्सक्राइबर्स को भी वो कहानी पसंद आएगी। किसी ने ये चीज़ नोटिस कर ली, बहुत पहले की बात है। आईफा अवार्ड्स एक आते हैं हमारे हर साल, विस्क्राफ्ट एक कंपनी जिनके लिए मैं काम किया करता था पहले, वहाँ पर मेरी मुलाकात जो है वो रेखा जी से हुई थी। तो बेसिकली वहाँ पर उनकी एक कोई AV बननी थी। AV मतलब एक ऑडियो विजुअल बनना था, जहाँ पर कि दर्शाना था कि उनकी एक तरीके से पूरी जर्नी, काइंड ऑफ जो उनकी लाइफ की जर्नी रही होगी सिनेमा से जुड़ी हुई, तो वो बनाने के लिए जो है कि वो मेरे साथ वहाँ पर थी अवेलेबल। कहानी तो ऐसा सच कुछ नहीं है वहाँ पे, बट कैसा होता है ना कि किसी को आप लेजेंड मानते हो। मेरे लिए कुछ लेजेंड्स हैं, जैसे कि हमारे अमिताभ बच्चन जी हो गए, रेखा जी हो गई, धर्मेंद्र जी हो गए। म्यूज़िक इंडस्ट्री में तो बहुत सारे लेजेंड्स हैं। AR रहमान है, बप्पीदा तो अब नहीं है, बप्पीदा भी मेरे बहुत ही फेवरेट्स में से हुआ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लेजेंड्स हैं जिनके साथ मुझे ये लगता है कि हाँ, कि मैंने एक सिर्फ मुलाकात भर, क्षण भर भी बिता लिए तो एक बहुत बड़ा अच्छा सा फील होता है। और इंडस्ट्री में तो बहुत सारे लोग नए आते हैं, जाते हैं और आते रहते हैं, वो अलग बात होती है। लेकिन कुछ लेजेंड्स होते हैं जो कि सालों से चले आ रहे हैं, जनरेशन्स पे जनरेशन्स उन्हें पहचानती हैं, उन्हें जानती हैं, उनकी रेस्पेक्ट करती हैं। तो सेम वैसे ही मैं भी रेखा जी की काफ़ी रेस्पेक्ट किया करता हूँ और उनसे मिलने का मेरा जो वो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही यूनिक था। उन्होंने मेरे काम को पसंद किया था और बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं वो सब चीज़ें। तो भाई देखो, जब आप अपने हुनर में, जब आपका जो हुनर है वो चीज़ आप जब उसको दिखाते हो, उसे दर्शाते हो पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे प्यार के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, तो डेफिनेटली हर किसी को वो चीज़ पसंद आती है। तो उनको भी वो चीज़ जो मैंने उनके लिए जो उनकी AV बनाई थी, उनके साथ ही बैठ करके बनाई थी, वो मुझे गाइड कर रही थी कि वो कि मैं उनकी जो हिस्ट्री है वो कैसे उस AV में दर्शाऊं। तो वो जो चीज़ मैंने जो पूरी फाइनल बनाई और जब उन्होंने उसको फाइनल देखा तो वहाँ पर उन्हें वो चीज़ काफ़ी पसंद आई थी। मैंने ही उनसे कहा था कि मैम, मैं आपके साथ एक फ़ोटो लेना चाहता हूँ। तो वो शायद पहली बार मैंने किसी सेलिब्रिटी से ये कहा होगा और ये अनुमति ली होगी कि मैं आपके साथ एक फ़ोटोग्राफ लेना चाहता हूँ। तो ये वो एक छोटी सी कहानी है, कोई कहानी जैसी कहानी नहीं है, काम करा साथ में। तो बस एक होता है ना कि आपका एक कोई आइडियल पर्सन टाइप कोई हो जिसको कि आप बहुत मतलब उनका काम इंडस्ट्री में, मतलब मैं नहीं, शायद ही कोई होगा जो रेखा जी को नहीं जानता होगा, जिन्होंने उनके काम को नहीं देखा होगा, उनको अप्रिशिएट नहीं किया होगा। जैसा कि होता है ना, एक पर्दे के पीछे की दुनिया क्या होती है, ऑब्वियसली लोगों को उसमें बड़ा इंटरेस्ट रहता है जानने के पीछे की क्या कहानी रही होगी। अब अक्की जी जो हैं वो भी डेफिनेटली उन्होंने एक ही फोटोग्राफ को हाईलाइट करके मुझसे ये प्रश्न किया है, तो उनको वो भी फ़ैन होंगे अच्छे खासे, तो वहाँ से उन्होंने वो चीज़ पिक की। बहरहाल वो तो बहुत साल पहले की बात हो गई। अब
आ जाते हैं आगे अपने प्रश्न और उत्तर की दुनिया में वापस। और यहाँ पर कुछ लोगों ने और भी कुछ बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न किए हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हैं प्रथमेश जी, जिन्होंने मुझसे पूछा है, सर प्लीज़ ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन ए सब वूफर और स्पीकर हैविंग सेम वॉट्स RMS बट डिफरेंट साइज, 8 इंच 100 वाट, 10 इंच 100 वाट, 12 इंच 100 वाट। तो मेरे ख्याल से ये जानना चाह रहे हैं कि यदि हमने 8 इंच का कोई भी स्पीकर या सब वूफर लिया तो वो कितना फर्क साउंड देगा अगर हमने 10 इंच का सेम 100 वाट में लिया या 12 इंच का सेम 100 वाट में लिया। 8 इंच सब वूफर के मामले में एक बहुत ही डिसेंट साइज माना जाता है कि जहां पर जो सब वूफर का जो मूवमेंट होता है ना आगे पीछे, जैसे बेस, कभी भी आप सब वूफर को अगर साइड से थोड़ा सा देखो तो वो आगे पीछे मूव होता है ना, तो वहां पर जो वो मूवमेंट होता है वो बहुत ही फास्ट और टाइट, एकदम बहुत ही प्रिसाइजली, चुपक, बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत जल्दी। तो उसका जो मूवमेंट होता है ना वो क्रिएट करता है जैसे कि एक वेव उसने छोड़ी, बूम, तो वो बूम जितना पूरा हुआ उसके बाद जो दूसरी आनी थी तब तक हमारे सबवूफर का पर्दा अपनी जगह प्लेस ले चुका होता है। तो नेक्स्ट बूम, तो वो बूम 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 जो आएगी साउंड वो एकदम टाइमिंग को मैच करती हुई आएगी। तो सबसे अच्छी चीज जो होती है शुरुआत, जिसको अगर हम कहेंगे तो वो 8 इंच की मैं कहूंगा कि मैं मानता हूं कि होगी। अब बात करते हैं 10 इंच और 12 इंच के बारे में कि वहीं 100 वाट का। देखिए वॉटेज के बारे में मैं ऑलरेडी काफी वीडियोस बनाता आ रहा हूं पीछे से, आप चाहें तो देख सकते हैं, उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वॉटेज का पॉइंट क्या है कि भाई 8 इंच में भी जो पर्दे का साइज है वो थोड़ा छोटा जरूर होता है, लेकिन 10 इंच में जैसे ही आता है वो तो 19-20 थोड़ा लूज हो जाता है। लूज होने की वजह से थोड़ा डीप फ्रीक्वेंसीज जो होती है ना बेस की, बूम, तो वो थोड़ी ज़्यादा एयर को मूव कर पाता है, क्योंकि थोड़ा साइज बड़ा हो गया तो ज़्यादा एयर को पुश करेगा, पुल करेगा, तो उस हिसाब से वो थोड़ा ज़्यादा बेटर डीप फील दे सकता है। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, मैग्नेट के ऊपर भी चीज़ें होती हैं, स्पाइडर जो होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कई बार 10 इंच का जो वूफर है वो हमारा 8 इंच का, जो मैंने फास्ट बात कही, वो 10 इंच का जो सब वूफर होगा वो ज़्यादा बेहतर तरीके से मूवमेंट दे पाएगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था जहां पर कि मैंने बताया था सब स्पीकर्स के बारे में कि स्पीकर के अंदर मैग्नेट, कॉइल, फिर स्पाइडर और रबर सराउंड, सब चीज़ के बारे में उसमें मैंने डिटेल दी थी। तो वहां से आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। तो अब ये आप मान के चलो कि अगर किसी को ये फैसला लेना है कि मैं कौन सा सब वूफर या स्पीकर लूँ जो कि 100 ही वॉट का हो, लेकिन उसका पर्दे का साइज 8 इंच हो, 10 इंच हो या 12 इंच हो, तो वहां मैं ये कहूंगा कि आप ये सोच के चलिए कि अगर आपको एक ज्यादा डीप बेस चाहिए तो डिसेंट साइज तो वैसे तो 8 ही इंच है, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि हमारे अपना जो लोकल मार्केट है, जो देसी इंडियन ब्रांड्स हैं, ठोस पावर के साथ जो अपनी कोशिश में लगे हुए हैं कि बेस्ट एज बेस्ट चीज़ दे सकें। सीधा सीधा मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी लोकल देसी सबवूफर के बारे में आप बात कर रहे हो जो कि 1000-2000 या उसके आसपास की रेंज में 10 से 12 इंच के स्पीकर हमें मिल जाते हैं, 2500 के आसपास तक भी हैं कुछ इंडियन ब्रांड्स के, तो वहाँ पर आप 10 इंच की तरफ फोकस अपना बनाओ, 12 इंच और 8 इंच को दोनों को अवॉइड करो। कि 10 इंच का जो साइज़ है वो देसी के मामले में एक डिसेंट साइज है, जहां पर कि वाला जो बेस है वो एक सही बजट में मिल सकता है। अब बात करें थोड़ा सा हाई क्वालिटी से कार ऑडियो के जो सबवूफर्स वगैरह आते हैं, तो भैया वहां पर 12 इंच का अगर आप फिर लेने का प्लान कर रहे हो तो फिर वॉटेज में थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करो कि 200, 300, 400 वॉट तक का भी हो या उससे अधिक जितना हो बेहतर है। तो वहाँ पर क्या होता है कि बेस का जो लो फ्रीक्वेंसीज होती है ना, जो बहुत ही जो डीप जितना जा सकते हैं हम, तो जैसे अगर मान लीजिए 12 इंच का हमने कोई सबवूफर लिया और हमको 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे पूरा इनक्लोजर डिज़ाइन करना है, यानी उसका बॉक्स डिज़ाइन करना है, तो वहाँ पर हमको जितनी ज़्यादा पावर होगी, तो अगर हम 30 हर्ट्ज पर हम पावर को थोड़ा सा एम्पलीफायर को अगर हम बूस्ट करके उसमें जब साउंड भेजेंगे, यानी कि अगर हम सपोज 1000 वॉट्स का एम्पलीफायर ले रहे हैं और अराउंड 400 वॉट्स का हमारा जो सबवूफर है और हमने डिज़ाइन किया है 30 हर्ट्ज पे, तो वो जो 30 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होगी
वो बहुत ही दमदार हमको सुनाई देगी। मुंह से तो मैं क्या ही निकाल पाऊंगा उसको, बट क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने ये अपनी गाड़ी में करके देखा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पर मैंने रॉकफोर्ड फोर्सगेट का एक 12 इंच का सबवूफर लिया था, और वहाँ पर मैंने उसको अराउंड 35 हर्ट्ज़ के आसपास उसे ट्यून किया था बॉक्स के साथ। और वहाँ पर मैंने सिर्फ जो 40 हर्ट्ज़, अराउंड 45 हर्ट्ज़ से नीचे मैंने क्रॉस किया था अपने एक्टिव क्रॉसओवर से, तो वहाँ पर जो फ्रीक्वेंसीज़ जो वो प्रोड्यूस कर रहा था लो वाली एकदम, या कांच वाँच ऐसे होते थे कि अगर मैं खोलूँ ना, थोड़ा सा हवा ना छोड़ूँ, कांचों को नीचे ना करूँ अपने गाड़ी के, तो मुझे डर लगता था कि कहीं कांच नहीं, अंदर से इतना प्रेशर क्रिएट होता साउंड का कि कांच नहीं एकदम खुल के बाहर निकला है उनकी। तो वो मुझे चीज़ याद आई, तो इसलिए मैंने वो चीज़ मेंशन की कि हाँ ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकली मैंने आजमाया हुआ है, तो मुझे पता है 10 इंच की रेंज में रहोगे तो बहुत ही डिसेंट साउंड आपको वहाँ पे सुनने को मिल सकती है। तो ये प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास अभिजीत जी ने एक प्रश्न किया है, घर में गाना सुनने के लिए कौन सा बेस्ट और प्रॉपर है? होम थिएटर, टावर स्पीकर, साउंड बार या बुक शेल्फ एम्पलीफायर? अधिकतर लोग इस चीज़ में कंफ्यूज्ड हैं कि साउंड बार लूँ कि होम थिएटर लूँ या टावर स्पीकर लूँ या बुक शेल्फ लूँ कि क्या लूँ, कि मतलब मुझे कैसे बेस्ट साउंड सुनने को मिले, खासतौर पे म्यूज़िक, गाना, जैसे उन्होंने गाना लिखा है। तो जहाँ बात आती है गाने की, तो अधिकतर हम गाने या तो हमारी जो एप्लीकेशंस हैं, स्पॉटिफाई हो गई या इस तरीके की जितने भी, जहाँ पे हमें गाने वाने सुनने को मिल जाते हैं, तो गाना खुद एक एप्लीकेशन का नाम भी है गाना। तो वहाँ पर हमें जो गाने सुनने को मिलते हैं वो 2 चैनल में होते हैं, स्टीरियो, लेफ़्ट राइट, कान भी 2 हैं, लेफ़्ट राइट। तो उस हिसाब से अगर मैं कहूँ तो भैया इस प्रश्न का उत्तर ये होगा कि टावर स्पीकर और एक एम्पलीफायर। पहले भी मैंने ये चीज़ें बताई अपने वीडियोस में। गाना सुनना है, बेस्ट है, टावर स्पीकर में आप अपना सारा बजट डाल दो और एक डिसेंट सा बेसिक देसी जो अपने इंडियन ब्रांड्स के एम्पलीफायर आते हैं वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, जो मैं बताता हूँ कि एम्पलीफायर का वोल्टेज अगर हो सके तो कोशिश ये करें कि वो थोड़ा ज़्यादा हो, और स्पीकर का वोल्टेज अगर मान लीजिए 100 वाट का आपने टावर स्पीकर लिया, 100 + 100, लेफ्ट 100 राइट 100, तो हमको एटलीस्ट 200 वाट एक चैनल में एम्पलीफायर प्लस 200 वाट दूसरे चैनल में, यानी 200 + 200 का एम्पलीफायर हमको वहाँ पर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ओम्स जरूर देख लेना, अगर टावर स्पीकर 4 ओम को सपोर्ट करता है तो एम्पलीफायर भी 4 ओम का ही लेना। दूसरा ऑप्शन है बुक शेल्फ स्पीकर, भी आप ले सकते हो अगर बजट थोड़ा आपका ऐसा लगता है कि नहीं, टावर स्पीकर जो आते हैं वो थोड़े पैसे वाले महंगे आते हैं, तो मैं पहले बुक शेल्फ स्पीकर ले लेता हूँ और उसके साथ एम्पलीफायर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर वहाँ हो सकता है कि आपको ऐसा लगे थोड़े टाइम बाद, यार बेस जो होता है ना, धमक, वो मुझे लो फ्रीक्वेंसीज जो होती ना वाली, वो थोड़ी सी और चाहिए, तो वहाँ आप एक एक्टिव सबवूफर फ्यूचर में प्लान कर सकते हो। और जगह की भी कई बार बात होती है कि टावर स्पीकर्स काफ़ी हाइट में ऊंचे होते हैं, ज़मीन से अगर हो तो हमारे कान के आसपास तक इतनी हाइट पे आते हैं, ज़मीन से अगर हम नापें तो। और जो बुक शेल्फ स्पीकर होते हैं तो वो आप समझ के चलो ये टेबल से यहाँ तक में ही ख़त्म हो जाएंगे। बुक शेल्फ स्पीकर से रखने का उनका एक प्लेसमेंट होता है कि भाई आपके कान जहाँ पर आप मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं सुनना चाह रहा हूँ, और मान लेते हैं कि मुझे जो बुक शेल्फ स्पीकर्स हैं वो इस टेबल पर रखने हैं, तो वो क्या होगा कि टेबल पर रखने से वो नीचे रह जाएंगे। मेरे कान अगर मैं देखूं, अगर उनकी हाइट 1 फीट के हिसाब से देखूं तो यहाँ आएगी, तो मेरे कानों से नीचे हो गए। तो अब नीचे हो गए तो क्या करें, तो या तो हम उन्हें थोड़ा किसी चीज़ से ऊंचाई पे रख सकें तो वो वेल एंड गुड होगा, स्पीकर स्टैंड्स आते हैं आप उन पर रख सकते हो। नहीं तो अगर टेबल पे ही रखना है तो किसी तरीके से उन्हें हाइट दे लो, लेकिन नीचे एक रबर की कोई शीट या कुछ लगा देना जिससे कि स्पीकर का मूवमेंट नहीं हो आगे पीछे, वो अपने आप ही नहीं खिसकें। अगर ये टेबल देखूं तो ये चिकनी है थोड़ी, यहाँ पर फिसलन है, तो अगर स्पीकर लकड़ी का होगा, उसमें पेंट होगा, तो वो जब उसमें बेस फ्रीक्वेंसीज वगैरह आएंगी तो वो आगे पीछे होगा, उस वजह से वो थोड़ा खिसक सकता है। तो वहाँ पर हमें नीचे कुछ रबर का कुछ लगाना पड़ेगा जिससे कि वो स्पीकर खिसके नहीं अपनी जगह से, वो भी हम कर सकते हैं। दूसरा कि जहाँ पर हम स्पीकर को रखें, जो बुक शेल्फ स्पीकर हो, वो उसके आसपास कोई भी चीज़ सामान वामान नहीं रखा होना चाहिए, जैसे कि कोई भी सामान घर में सजाने वजाने का होता है वो रख देते हैं स्पीकर के ऊपर ही, कई लोग कुछ रख देते हैं, कुछ लोग स्पीकर को भैया प्लास्टिक से ढक देते हैं। नमस्कार भाई साहब, आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। प्लीज़ किसी भी स्पीकर, टेलीविज़न, किसी भी चीज़ को जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको आप प्लास्टिक से ढके नहीं,
वो बिल्कुल भी किसी भी एंगल से सही नहीं है। ये हमारे दिमाग को ये लगता है कि हम उससे धूल से बचा रहे हैं, मगर वहाँ हम जो इतना खर्चा करके हम अपना सामान खरीद के लाएं उसकी लाइफ कम कर रहे हैं। और अगर स्पीकर पे चढ़ा दिया तो वैसे ही साउंड क्वालिटी हम ख़त्म कर रहे हैं। थोड़ा बेस वेस आएगा, चिर पिर उसका जो पर्दा, वो जो जिपर विपर लगा रहता पता नहीं क्या क्या, वो सब अपना अपनी आवाज़ छोड़ने लगेगा, अपना चर पर वो सब ना करें कृपया करके। टीवी के ऊपर जो मैंने अभी जब बात कही तो वो भी बता देता हूँ, टीवी के ऊपर कई बार मैं बहुत सारे लोगों को देखा है टीवी के ऊपर चढ़ा के रखते हैं। टीवी के अंदर से ना हीट जनरेट होती है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, एलईडीज़ वगैरह लगी होती हैं, अच्छा खासा बड़ा साइज़ होता है, टीवी हो गया, कंप्यूटर का मॉनिटर हो गया, इस तरीके की जितनी भी डिस्प्ले वाली चीज़ होती हैं, इनके अंदर आप पीछे की तरफ अगर देखोगे ना तो ऐसे छोटे छोटे ऐसे होल्स कटे होते हैं, तो वहाँ से ही वो एयर को पास होने का एक जगह एक मात्र होती है। तो अगर पंखा चल रहा है या एसी चल रहा है, अगर आपने उसको जिपर से एकदम टाइट कर दिया तो वो हीट अंदर ही अंदर है, उसी प्लास्टिक के अंदर ही अंदर जनरेट हो रही है और वो उन कंपोनेंट्स को उसके और ज़्यादा हीट कर रही है और ज़्यादा उनकी लाइफ ख़त्म कर रही है। तो वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके का जो भी लोग कर रहे हैं वो अभी तुरंत सबसे पहले जा करके अपना प्लास्टिक जो भी उन्होंने चढ़ा रखा है उसे सबको हटाएं और सीधा जहाँ पर भी प्लास्टिक वेस्ट को डालने की जगह आपके शहर में हो वहाँ पर डालें, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो हमारे पर्यावरण को भी ख़राब करता है। तो प्लास्टिक को तो जितना ज़्यादा हो सके हर एक एंगल से अवॉइड करें, खरीदें भी नहीं, कुछ भी ना करें, जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करें। बहरहाल प्लास्टिक पे ना जाते हुए अब हम यहाँ पर इसी सवाल में और कुछ थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो जाएगा मैं जानता हूँ, मगर यहाँ पर इन्होंने कहा है कि होम थिएटर, साउंड बार, होम थिएटर जो होता है उसको अगर हम प्रॉपरली मान के चलें तो वहाँ पर सब अलग अलग स्पीकर से होम थिएटर बनाया जाता है। जैसा कि सिनेमा हॉल थिएटर, वैसा ही अगर हम अपने घर में बनाना चाहें तो वो होम थिएटर। तो होम के अंदर थिएटर जनरेट करना है तो अलग अलग स्पीकर्स। साउंड बार क्या है, वो एक पतली सी बार है, उसी में स्पीकर फिक्स है, सेपरेट नहीं है। उसी में लेफ्ट भी है, उसी में सेंटर भी है, उसी में राइट भी है। बहुत सारी साउंड बार आती हैं जिसमें एटमस भी होता है, तो उसी में ऊपर जो सीलिंग पे स्पीकर लगा होना चाहिए वो भी उसी में ऊपर की तरफ मुंह करके लगा होता है, जिससे कि आवाज़ निकलती है, फिर ऊपर टकराती है, फिर आपके कानों में आती है, ऐसा आभास होता है। तो वर्चुअल डॉल्बी एटमस होता है। तो बजट के हिसाब से अगर किसी का बजट अलाउ नहीं करता है, उसके पास कोई बहुत कम बजट है और उसमें उसको सिर्फ साउंड बार ही मिल रही है और वो मूवीज़ का शौकीन है, तो वो साउंड बार की तरफ जा सकता है जहां बजट लिमिटेड हो, जहां पर उस बजट में एवी रिसीवर और अपने स्पीकर्स होम थिएटर के लिए जो आते हैं पैसिव स्पीकर्स वो खरीदने का बजट ना हो, तो वहां डेफिनेटली आप फिर साउंड बार की तरफ जा सकते हो। लेकिन साउंड बार भी 5.1 डॉल्बी डिजिटल के साथ होनी चाहिए कम से कम। 2.1 साउंड बार लेने का कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे वीडियोस मैंने पीछे बनाए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो देख लेना, आपको वहां आइडिया लग जाएगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। तो म्यूजिक के लिए साउंड बार नहीं 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 भैया नहीं। म्यूजिक को 2 चैनल में ही हम सुनते हैं, चाहे वो हम हेडफोन पे सुन रहे हों या कहीं पे भी, क्योंकि रिकॉर्डिंग ही उसकी 2 चैनल में है अवेलेबल ही, वो हमारे जहाँ पर भी हम उसको चाहे इंटरनेट से कहीं किसी तरह से डाउनलोड कर रहे हो तो भी 2 चैनल में है, यूट्यूब पे गाना सुन रहे हो तो भी 2 चैनल में है, स्पॉटिफाई पे सुन रहे हो तो भी 2 चैनल में है, किसी भी एप्लीकेशन पे सुन रहे हो तो वो 2 ही चैनल पे हमको सुनने को मिलता है। तो जब 2 चैनल पे वो रिकॉर्डिंग ही हुई है, उसको हम 5-6 चैनल पे डिवाइड करने के बाद अगर सुनेंगे तो क्या वो सही मज़ा देगा? नहीं देगा। कुछ पुराने गाने हैं जो कि मुझे खुद भी पर्सनली पसंद आते हैं, 90s या उससे पहले के अगर हम चले जाएं और भी ओल्डीज़ 60s 70s 80s, वो सब गाने अगर हम सराउंड साउंड पे सुनते हैं तो वो अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ म्यूज़िक तब उतना खास होता नहीं था। उस ज़माने में एक ही माइक पर लगा है बीच में माइक और उसके चारों तरफ गाना गाने वाला भी उसमें गाना गा रहा है, इधर भी कोई ढोलक बजा रहा है, इधर कोई मंजीरा बजा रहा है, उधर कोई हारमोनियम बजा रहा है, सब चीज़ें आसपास बैठ कर के चारों तरफ। वो बहुत पुराने ज़माने की बात हो गई। तो उस ज़माने में वोकल थोड़ा सा क्लियर सुनाई देता था और बाकी का म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स जो होते थे पीछे फील की तरह सुनाई देते थे। वो सब गाने जो मोने में हुआ करते थे, वो सब गाने अगर हम उनको जब सराउंड पे सुनते हैं तो थोड़ा रिवर्ब आता है। तो जब वॉइस में रिवर्ब आता है
जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो अब आपको रिवर्ब सुनाई देगा, तो ये जो रिवर्ब आप सुन रहे हो तो ये थोड़ा सा आपको एक बेटर फील देता है, एक सराउंड का फील देता है, गूंजने जैसा फील देता है, और ये थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में। और पुराने गाने लव सॉन्ग्स जो होते थे हमारे उनमें ये थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर फील देता है। तो वहाँ पर सराउंड साउंड अगर हम पुराने गानों में सुनना चाहें तो वो डेफिनेटली हमें अच्छे लगने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को नए गानों में भी अच्छे लगते हैं, वो सबकी अपनी पर्सनल पसंद है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई आप खुद सुन के देखो और फिर फैसला लो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है साउंड का। तो सुनना बहुत ज़रूरी है। किसी के कह देने से, मेरे कह देने से कि भाई मुझे ये चीज़ पसंद आई तो वो मुझे पसंद आई, आपको वो पसंद आई, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें थोड़ी ध्यान रखने वाली होती हैं। तो मेरे ख्याल से आज के इस वीडियो में अभी बहुत क्वेश्चंस भी कवर कर लिए, और मेरा इंस्टाग्राम का भी किसी ने जो देखा था वो भी कवर कर लिया। तो खुल करके आप प्रश्न कीजिए। मैं अब पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जो भी आपके प्रश्न जिस भी तरीके से आए हों, मैंने खुद कहा भी था कि आप मेरी शर्ट के बारे में कमेंट करो, दीवार के बारे में कमेंट करो, जिस बारे में कमेंट करना है कमेंट करो। बातें प्लस क्वेश्चन एंड आंसर्स की जो ये सीरीज़ मैंने शुरू की है, यहाँ पर मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूँगा। और आप प्लीज़ अभी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने प्रश्न पूछिए, जिससे कि उन्हें मैं अगले वीडियो में इंक्लूड कर सकूं। क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं तो आपसे बातें मैं कैसे करूंगा। तो यही तो ज़रिया हमारा आपसे बात करने का और आपका हमारे से बात करने का। कमेंट सेक्शन में आप लिख दो अपने सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी आपके मन में आ रहे हो। और फिलहाल अब यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे जो लाइक का बटन लगा है उसे ज़रूर से ज़रूर दबा देना। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।